हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इवोल्यूशन का हमने आज फर्स्ट सेशन स्टार्ट किया है। क्लास 12th बायोलॉजी का रिड्यूसिंग के हिसाब से 6 चैप्टर है, वैसे ये 7 चैप्टर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि इवोल्यूशन क्या है। और दोस्तों इसी से हमें पता चलेगा कि क्या वाकई में आज का जो इंसान है वो बंदरों से इवोल्यूट हुआ है, बंदरों से परिवर्तन चेंज होके इंसान बना है क्या, या कोई और हिस्ट्री है। ये चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये अर्थ, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये सब कैसे बने, है ना, यूनिवर्स वगैरह, प्लैनेट वगैरह कैसे बने, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और उनके पीछे क्या क्या थ्योरीज हैं, कंसेप्ट हैं, इनको किन साइंटिस्टों ने मिल करके दिया, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे किसके अंदर, इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, है ना। अगर आप बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, बेसिक इंट्रोडक्शन में, तो इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले इवोल्यूशन की स्टडी हम करते कहाँ हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर। ठीक है ना, लाइफ ऑफ इवोल्यूशन या लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। इस धरती पे जो लाइफ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अंदर करते हैं। आपको इतना आइडिया होगा आई होप। ठीक है, फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि अगर बात करें इस इवोल्यूशन में किन सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, तो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन में आता है किसका नाम, चार्ल्स डार्विन का नाम आता है। उनको बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब इवोल्यूशन पे काम कर रहे थे इंसानी डेवलपमेंट या एनिमल्स के डेवलपमेंट पर इधर, तो इनके पैरेलली एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट जेनेटिक्स पे काम कर रहे थे। कौन, आपके मेंडल साहब। तो उस समय उनको क्रेडिट अगर ना दिया गया हो, या क्रेडिट ना मिलने का, या उनकी इतना ज़्यादा फेमस होने का रीज़न, फेमस ना होने का रीज़न जो मिल के आता है वो दोस्तों इसी से आता है कि उस समय डार्विन ह्यूमैनिटी पे या डेवलपमेंट पे, ह्यूमन डेवलपमेंट या एनिमल डेवलपमेंट पे काम कर रहे थे कि लोगों की क्यूरियोसिटी इस बात पे जानने पे नहीं थी कि किसका जेनेटिक्स किससे मैच करता है। उनको इस बात पे जानने की क्यूरियोसिटी थी कि इंसान कैसे डेवलप हो। जबकि ये बहुत बड़ा फैक्टर एक निकल के आया कि जेनेटिक्स रिलेशन बताने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि क्या वाकई में हम 100% सर्टिफाइड किया डीएनए प्रूफ से हमें पता चला कि हाँ वाकई में हम बंदर के नियरेस्ट थे, और उससे थे या नहीं थे ये आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि इतना चीज़ें आइडिया आ गया होगा। फिर साथ में अगर और कुछ साइंटिस्ट की बात करेंगे तो म्यूटेशन थ्योरी का नाम निकल के आता है कि जिस समय हम ये सब डेवलपमेंट कर रहे थे तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी, तो म्यूटेशन थ्योरी का नाम निकल के आता है ह्यूगो डी व्रीज का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर बात करेंगे कि लैमार्किज्म, या कह सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी या सर्वाइवल फिटनेस थ्योरी, ये किसने दी थी, या रिप्रोडक्टिव थ्योरी, ये चार्ल्स डार्विन का नाम निकल के आता है। फिर अगर आपसे पूछ दीजिए कि एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस ये किसने दिया था, तो ये लैमार्क का नाम आता है कि जो भी आप कैरेक्टर गेन करते हो अगली जनरेशन एज इट इज़ ट्रांसफ़र करते हो। फिर इसके बाद अगर और बात निकल के आए दोस्तों कि नेचुरल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन ये किसने दिया, तो इसमें नाम निकल के आता है अल्फ्रेड रसेल वालेह का। ठीक है, तो आपसे अगर कन्फ्यूजन, आपसे अगर डाउट में पूछ दे, डाउट करने के लिए पूछ दे कि नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी सबसे पहले अनाउंस किसने किया था, और पूछ दे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, तो इनमें थोड़ा डिफरेंस है ना। ये ओरिजिन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी, ये अल्फ्रेड वॉले रसेल का है, अल्फ्रेड रसेल वॉले का, वॉलेस का। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और जो आपका दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन की जो भी स्पीसीज है नेचर के हिसाब से सेलेक्ट किया गया है, तो वो आपका किसका निकल के आता है, पहली बार किसने अनाउंस किया, स्टडी किया, तो वो डार्विन का नाम निकल के आता है। तो आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में आपको आइडिया आ गया होगा, है ना। हमने इवोल्यूशन बायोलॉजी के अंदर बात की कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी, फादर ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। फिर इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी, लैमार्किज्म, डार्विनिज्म थ्योरी के अंदर अगर बात करेंगे तो म्यूटेशन थ्योरी किसने दी थी, ह्यूगो डी व्रीज ने। अब अगर बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, सर्वाइवल फिटनेस थ्योरी, रिप्रोडक्टिव थ्योरी, ये चार्ल्स डार्विन का निकल के नाम आता है। फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, अल्फ्रेड रसेल वालेस का नाम आता है। फिर एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिज्म, लैमार्क का नाम आता है। ठीक है, ये बात आपको आई होप इतना आइडिया आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन की। अगर डेफिनेशन को इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे
तो इसको अलग अलग तरीके से, वैसे तो इवोल्यूशन एक खुद ही ब्रांच है ना, जिसके अंदर हम चेंज, ऑर्डरली चेंज की बात करते हैं, फ्लोरा एंड फौना, है ना, वो खुद ही एक ब्रांच है। बट चूंकि इवोल्यूशन प्रोसेस की बात हो रही है, वो क्या है, तो हम उसको बात करते हैं कि एवोल्यूशन इट इज़ अ प्रोसेस, या एवोल्यूशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज। ठीक है, कहाँ, फ्लोरा एंड फौना, किसके अंदर, फ्लोरा एंड फौना के अंदर जो चेंज आए ऑर्डरली फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर, एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन। जैसे प्लांट आज की जिस स्थिति में है, वो आने वाले टाइम में क्या हो चुके होंगे, बदल चुके होंगे। जैसे आज छोटे थे, है ना, मतलब पहले के टाइम में छोटे प्लांट्स थे, एल्गीज वगैरह देखा होगा, उसके अलावा ब्रायोफाइट्स, एनजीओ, उस ब्रायोफाइट्स के बाद फिर धीरे धीरे टेरिडो, एनजीओ, जिम्नो, एनजीओ, इस तरीके से डेवलप हुए धीरे धीरे। आज चल के हम मॉडर्न प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं, पर हम कहीं ना कहीं एंशिएंट प्लांट भी हमारे पास हैं। तो ये एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी में हमें हेल्प करते हैं कि कैसे एक तरीके से इवोल्यूशन ये हमें बताता है कि किस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से ही ओरिजिन हो के आए हैं। तो ये चीज़ें भी आपको क्या करनी है दोस्तों, ध्यान रखनी है। अब अगर बात करेंगे इसके अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्डरली चेंज फ्लोरा एंड फौना फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर कंडीशन इन ओवर मिलियन ऑफ ईयर ऑन द अर्थ। ये बात सही है दोस्तों कि एक दिन में चेंज नहीं आया, लगातार कंटिन्यूस स्लो फॉर्म में धीरे 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 करके चेंज आया। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आज भी ऐसा चेंज आ रहा है, तो बिल्कुल श्योर, नो डाउट चेंज आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन हैं जो इवोल्यूट हो चुके हैं, अब धीरे धीरे वो गायब हो रहे हैं, कुछ बहुत सारे बचे हुए हैं जो धीरे धीरे टाइम में स्किप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज एक दिन में नहीं आया, मिलियंस ऑफ ईयर्स में आया, है ना। अगर ऐसा होता तो आज के जो बंदर इवोल्यूट हो रहे हैं वो आज एकदम इंसान जैसे दिख जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि बंदर भी आज उनमें से खासतौर से चिंपैंजीज वगैरह, गोरिल्ला, ये आज भी इतना ज़्यादा इवोल्यूट हो रहे हैं, देखोगे आप इंसानी जैसे पूरी एक्टिविटी आप उनसे करवा सकते हो, है ना। इस पर आपको पता होगा, एक मूवी भी है एप्स ऑफ द प्लैनेट, उसमें आप देखोगे कि ऐसा लगता है कि बंदरों का राज आ गया है, मंकीज इस अर्थ को चलाएंगे, ऐसा देखने में मिलता है। पूरा लैंग्वेज कोऑर्डिनेशन, पूरा लीडिंग प्रॉपर्टीज, ये सब सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए कि एक दिन में चेंज नहीं आया, बहुत सालों में चेंज आया। फिर इसके बाद अगर बात करते हैं दोस्तों, इवोल्यूशन दूसरे टर्म में अगर इसे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, तो इवोल्यूशन इज द चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ स्पीसीज ओवर सेवरल जनरेशन एंड रिलीज ऑन द प्रोसेस नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है ना, एक ऐसा प्रोसेस है जो कैरेक्टर में आपके चेंज लाता है। कैरेक्टर कहने का मतलब कि वही जो आप थोड़ा बहुत कैरेक्टर एंशिएंट टाइम में रखते थे, आज वो प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है, आपके कैरेक्टर में बदलाव आ चुका है। ठीक है ना, किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये काम किसका है, नेचर का है। नेचर ने आपको इस हिसाब से डिजाइन किया कि आप आने वाले टाइम में अगर प्रीवियस में ही रहे, अगर चेंज नहीं किया तो आप फिट नहीं हो पाओगे, आप रिप्रोडक्टिव फिटनेस नहीं आएगी, आप उसी जनरेशन में रह जाओगे और वहीं से आप एक्सटिंक्ट हो जाओगे। आपको पता होगा, इस बात का आइडिया होगा कि बहुत सारे जो स्पीसीज, उनमें से खासतौर से डायनासोर या उसके अलावा बहुत सारे वल्चर वगैरह हैं, वो स्किप क्यों हो गए। उसका रीज़न सबसे यही था, वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, अपने आप को एवोल्यूट नहीं कर पाए, इस वजह से वो आज इस अर्थ से क्या हो गए, स्किप हो गए। अगर वो कहीं इवोल्यूट कर गए होते, कुछ किए, नो डाउट आप देखोगे रेप्टाइल्स की बहुत सारी फैमिली है जो डायनासोर से मिलती जुलती है, कुछ इवोल्यूट किए जो कि वो आज के टाइम में इवोल्यूटेड स्पीसीज के रूप में मिलती है। डायनासोर की कुछ उड़ती हुई वेराइटीज़, कुछ चमगादड़ में, सॉरी, कुछ छिपकली वगैरह में बदल गई, है ना, ग्लिटर वगैरह जिसे बोलते हैं, कुछ क्रोकोडाइल में बदल गई, है ना। तो ये जो बदल गए ना, वो परिवर्तित कर लिए, वो आज बच गए, सेफली हैं, है ना। ठीक है, और जो ये है कि नहीं मैं डायनासोर ही रहूँगा, तो फिर वो तो गायब होना ही है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, राइट। आई होप कि डेफिनेशन तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, कि किसी भी तरीके का स्लो फॉर्म में चेंज, बदलाव, है ना, इसमें बदलाव में एक म्यूटेशन भी काम करता है कहीं ना कहीं। तो ध्यान रखिएगा, इवोल्यूशन में म्यूटेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, इसीलिए तो म्यूटेशन थ्योरी दी गई है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, कुछ थ्योरीज हैं, कुछ यूनिवर्स को लेकर थ्योरीज है, यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, कुछ अर्थ को लेकर हुआ, और मोस्टली ज़्यादातर थ्योरीज लाइफ को लेकर है ना। तो बात करते हैं दोस्तों कि इनका ओरिजिन पॉइंट्स कब से कब हुआ, कितने कितने साल के बाद हुआ, है ना। ये चीज़ें बात करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। अगर आप बात करोगे थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करते हैं तो यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए जिनको आवे लेमेंटर भी बोलते हैं, कहीं कहीं जॉर्ज लेमेंटर भी मिलता है। 1931 में इन्होंने एक रिसर्च पब्लिश की और उस रिसर्च में इन्होंने बताया कि जो
ये यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये एक छोटा सा गोला था और ये अचानक इसमें हलचल हुई और ये हलचल की वजह से प्रेशर इतना बना कि एक्सप्लोज हो गया, जिसको हम सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन या हम बिग बैंग थ्योरी, बिग का मतलब बड़ा, बिग का मतलब बड़ा, बैंग का मतलब विस्फोट, बिग बैंग एक बहुत बड़ा विस्फोट, एक्सप्लोजन, इतना बड़ा विस्फोट हुआ, इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ कि उसके झटके की वजह से, प्रेशर की वजह से आज भी यूनिवर्स एक्सपैंड करता जा रहा है। अगर आपके पास कहा जाए कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो इस यूनिवर्स को क्रॉस कर लिया जाए, तो नो डाउट आप नहीं कर सकते, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, या बन भी जाए तो भी नहीं कर सकती, क्योंकि यूनिवर्स जिस कंडीशन में आज है वो आप जब वहाँ पहुँचोगे तो वो अगली बार डबल हो चुका होगा, मतलब एक्सपैंड कर चुका होगा। इसका मतलब आप वहाँ पहुँचने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया फेमस थ्योरी है बिग बैंग, इसको दिया किसने था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय एबे लेमेंटर या जॉर्ज लेमेंटर, ठीक है ना। 1931 में इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कब, 1931 में, मे भी शायद डेट मेंशन नहीं है, 1931 में, ठीक है ना, 1931 में इसको क्या किया था, प्रपोज्ड किया था, राइट। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला था कि वही एक ये गोला था, गोले के रूप में अचानक हलचल हुई, एक्सप्लोज हुआ, एक्सप्लोज होने के बाद ये धीरे धीरे फैलता गया और फैलने के बाद इनमें फिर फैलने के साथ साथ फ्यूजन भी शुरू हुआ, जो कि आप आगे देखेंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ या बाकी ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो ये इनमें क्या हुआ, धीरे धीरे ये फ्यूजन भी शुरू हो गया, जो गैस के पार्टिकल्स है वो गैस वाले कंपाउंड्स बना लिए या गैस वाले प्लांट बना लिए, जो सॉयल वाले थे सॉयल वाले बना लिए, जैसे अर्थ वगैरह। कुछ ऐसे प्लांट थे जिनमें आइस वगैरह बनने की या बर्फ में बनने की कैपेसिटी ज़्यादा थी, वो सैटर्न वगैरह बना लिए। इस तरीके से इनमें आपस में फ्यूज़न हुआ और फ्यूज़न होने के बाद मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल किस में बदल गए, मैटर में, मैटर किस में बदल गया, कॉमेट में, और कॉमेट किस में बदल गया आपका, कॉमेट या मेटेरॉइड किस में बदल गया, प्लैनेट में, और प्लैनेट किस में बदल गया आपका, सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम बदल गया गैलेक्सीज, और गैलेक्सीज किस में बदल गया, यूनिवर्स में। तो ये पैटर्न रहा इनके बदलने का, और ये सब शुरू कितने साल ईयर पहले हुआ, 20 बिलियन ईयर्स अगो, है ना। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना। अ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन के नाम से भी जानते हैं, जिसे अनइमेजिनेबल इन अ फिजिक्स टर्म इज कॉल्ड बिग बैंग। बिग बैंग क्या है, एक अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन है, ठीक है, जिसको उन्होंने बिग बैंग नाम दिया। दिया किसने था, अबे लेमेंटर या जॉर्ज लेमेंटर। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, किसके अंदर, ओरिजिन ऑफ अर्थ के अंदर। दूसरा इसी से मिलता जुलता थ्योरी है ओरिजिन ऑफ अर्थ। ये ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है, अब ओरिजिन ऑफ अर्थ, अर्थ कैसे बना। तो अर्थ की बात की अगर की जाती है तो इसका टाइम पीरियड माना जाता है कि अप्रॉक्सीमेट, चाहे अर्थ हो, सोलर सिस्टम हो या गैलेक्सीज हो, ये तीनों चीज़ की जो ओरिजिन है 4.5 मिलियन ईयर्स अगो। ऐसा कहा जाता है कि 3 सेकंड के अंदर ये पूरा एक्सप्लोज हुआ था, विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था, अर्थ, और 20 बिलियन ईयर्स अगो पहले क्या हुआ था आपका, यूनिवर्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड थ्योरी, वो कितने साल पहले आई धरती पे लाइफ, ठीक है ना, क्या और प्लांट, किसी प्लांट में लाइफ वगैरह हो सकती है, इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज हैं, उनके बारे में 4-5 थ्योरीज है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं। आई होप इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, क्लियर, 1 मिनट। चलिए अब अगर आगे बात करते दोस्तों ओरिजिन ऑफ लाइफ की, फटाफट हम इसको देख लेते क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बोली गई थी। देखिए ओरिजिन ऑफ अगर लाइफ की बात करते हैं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब एक्सप्लोजन हुआ, एक्सप्लोजन होने के बाद, ठीक है ना, धीरे धीरे मैटर शांत हुए, शांत होने के बाद मैटर में आपस में फ्यूज़न शुरू हुआ, है ना, ये मॉलिक्यूल्स मैटर बने, मैटर से फिर ये कॉमेट मेटेरॉइड वगैरह ये बनते गए। जब इनमें फ्यूज़न शुरू हो रहा था, क्या हो रहा था दोस्तों, फ्यूज़न शुरू हो रहा था। तो फ्यूज़न जब शुरू हो रहा था तो उसका टाइम पीरियड क्या बताया, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इनएमिनेट, इनएमिनेट का मतलब होता है फ्यूज़न, ठीक है ना, वो मॉलिक्यूल्स बनाना जो फ्यूज़न, खास तौर से नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना, क्लियर। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स मैटर जब आपस में फ्यूज कर रहे थे, जिसको हमने क्या बोला था, बायोपोइसिस, क्या बोला था, बायोपोइसिस, ठीक है ना, बायोपोइसिस, ठीक है।
बायोपोइसिस उसका नाम है। बायोपोइसिस एक ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है मेकिंग ऑफ लाइफ। तो ये मैटर का बना, ये मैटर की अगर बात करते हैं तो ये टाइम पीरियड इसका मान सकते हैं, ये मैटर का 3500 से 4000 मिलियन ईयर अगो। ठीक है दोस्तों, ये टाइम आप मान सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, 3500 से 4000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, कितना? 4000। क्लियर? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा ये कब शुरू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद अगर और आगे की बात करें दोस्तों, तो इनमें थ्योरीज कौन कौन सी आई? 5 थ्योरी है मेन। ठीक है ना, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है ना, जिसको फादर सेरेज ने दिया था, सॉरी हिब्रू ने दिया था, फादर सेरेज ने सपोर्ट किया था। फिर इसके बाद दूसरा निकल के आता है दोस्तों, इसमें थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। तीसरा थ्योरी है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पेंस्पर्मिया। चौथी थ्योरी का नाम है दोस्तों इसमें थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। और पांचवी थ्योरी है, अच्छा, कॉस्मिक पेंस्पर्मिया थ्योरी को एबायोजेनेसिस थ्योरी भी बोलते हैं, ऑटोजेनेसिस भी बोलते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग से लाइफ आई। और एक है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और इसी पर लास्ट एक मॉडर्न थ्योरी है जिसको बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी, मॉडर्न हाइपोथेसिस थ्योरी, या उसको बोलते हैं ओपेरिन हेल्डन का थ्योरी या एक्सपेरिमेंट, या इसे बोलते हैं केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी। तो आई होप ये थ्योरी के नाम आपको आइडिया आ गया होंगे। बात करते हैं इनमें क्या क्या बोला क्या क्या गया है ना, फटाफट इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इनके अंदर बोला क्या क्या गया। अगर आप बात करेंगे दोस्तों, पहले फर्स्ट टाइम थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन के अंदर अगर बात करेंगे तो ये थ्योरी प्रपोज्ड किसने किया था? हिब्रू नाम के एक साइंटिस्ट थे, हिब्रू ने इसे क्या किया था? प्रपोज्ड किया था। और इसको सपोर्ट किसने किया था? फादर सुरेज ने। इन्होंने क्या कहा था, ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा 3-4 चीज़ें मेन बताई जो कि इनको उन्हीं के बेसिस पर क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। देखिए इन्होंने पहला क्या कहा? पहला कहा कि द होल वर्ल्ड आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, द होल वर्ल्ड आर फॉर्म्ड इन 6 डेज। पूरी दुनिया कितने दिन में बनी? 6 दिन में। ठीक है ना, एक ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि 6 दिन में बनी। तो इन्होंने जो टाइम दिया ना, वो टाइम एकदम अनडाइजेस्टेड था, है ना। इतना कम टाइम में कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आज से हम काउंट करते हैं। इनका कहना था कि जो लाइफ आई वो कितने ईयर्स पहले आई? वो आपका 4000 साल ईयर्स पहले आई। तो कैसे हो सकता है कि लाइफ 4000 साल पहले आई, जबकि हमारा 4000 साल पहले तो इधर महाभारत वगैरह हुई? तो कैसे पॉसिबल है? कांट पॉसिबल, अनइमेजिनेबल। तो ये चीज़ें 3-4 चीज़ें उन्होंने बोली जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया गया। पहला तो इन्होंने कहा होल वर्ल्ड आर फाउंड इन 6 डेज, चलो मान लेते हैं। दूसरा इन्होंने कहा लाइफ क्रिएटेड एज सच नॉट चेंज, लाइफ जैसे बनी थी आज वैसे की वैसे ही है। अगर आज की एवोल्यूशन को देखोगे तो ये तो पूरा पूरा फेल है एवोल्यूशन के हिसाब से, कि लाइफ में कोई चेंज नहीं है, जैसा था वैसे ही, इंसान जैसा वैसे ही था पहले से। चलो इंसान मान लेते हैं, बाकी एनिमल के लिए भी उन्होंने कहा कि जैसे हैं वैसे ही थे। तो ये तो थोड़ा सा कुछ सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा। इसके बाद लाइफ क्रिएटेड सच एज नो चेंज, इसके बाद नो न्यू स्पीसीज एड इन एक्सटिंक्ट, ना तो कोई आई ना तो कोई गई, मतलब ना तो कोई स्पीसीज यहाँ पे ऐड हुआ अलग से, ना तो कोई एक्सटेंट हुआ, आज के आज जैसे जैसे वैसे ही थे। तो डायनासोर फिर क्या थे? अगर इनकी थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो डायनासोर तो एक्सटेंट हो गए, तो वो जो दुनिया में थे ही नहीं तो कैसे एक्सटेंट हो गए? इसका मतलब थे ना। तो इस हिसाब से तो ये थ्योरी पूरी पूरी गलत है, ठीक है ना। और एक चीज़ और इन्होंने ऐड कर दिया कि जो अर्थ कम्स है 4000 ईयर्स अगो। अर्थ के साथ साथ इन्होंने स्पीसीज को भी बोल दिया कि स्पीसीज जो आई 4000 साल पहले आई। कांट पॉसिबल, उम्मीद ही नहीं कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, इन्होंने जो बोला 6 दिन में दुनिया बनी, उनके हिसाब से क्या क्या बना? पहले दिन बन गया आपका अर्थ और हेवन, सेकंड डे बन गया स्काई एंड वाटर, थर्ड डे बन गया आपका ड्राई लैंड एंड प्लांट, और फोर्थ डे बन गया सन मून एंड स्टार, फिफ्थ डे बन गया फिश एंड फाउल, और सिक्स डे बन गया एनिमल सच एज ह्यूमन। तो अगर मान लेते हैं कि ठीक है इनके हिसाब से ये रूल्स था, तो आप जो थर्ड डे देख रहे हैं ना, थर्ड डे और फोर्थ डे में बहुत ज़्यादा डाउट है। लिखा हुआ ड्राई लैंड एंड प्लांट्स, अगर प्लांट पहले ही बन गए तो फिर यहाँ सन की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस करते थे, तो इसके पहले वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते रहे होंगे? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो इसलिए इनकी थ्योरी जो है डिस्कार्ड कर दी गई कि ये थोड़ा सा मतलब सेटिस्फाइंग नहीं है, एक तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है, एवोल्यूशन को तो फॉलो ही नहीं कर रही, पूरा पूरा स्किप कर रही है ना। और वैसे भी ये रिलीजन पर बेस्ड थ्योरी थी, है ना। इसको
क्रिश्चियन को मानने वाले ज़्यादा थे, तो उन्होंने हाइपोथेटिकल थ्योरी दे दी थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि क्यों थ्योरी डिस्कार्ड की गई ये आपको आइडिया आ गया होगा, है ना। उन्होंने बोला कि पूरी दुनिया जैसी थी वैसे है, उसके साथ साथ 6 दिन में बनी, उसके साथ 4000 साल पहले बनी, और उसके साथ साथ ना तो कोई ऐड हुआ ना तो कोई गायब हुआ। इस वजह से इनमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम रूल्स इवोल्यूशन के अगेंस्ट थी, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया जाए। दोस्तों दूसरी थ्योरी कौन सी आई? थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। अगर थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या बोला गया था कि अचानक धरती पे हलचल हुई इस अर्थ पे, और हलचल होने के बाद एक नया क्रिएशन हो गया। ठीक है ना, हलचल हुई, विस्फोट हुआ, सब मर गए, उसके बाद नई चीज़ें बनी। ये किनका कहना है? ये थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म में जॉर्ज क्यूवियर का कहना है। इनका क्या कहना है? द थ्योरी वॉज गिवन जॉर्ज क्यूवियर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी आफ्टर ईच कंट्रास्ट कैटास्ट्रॉफ, कैटास्ट्रॉफ मतलब डिस्टर्बेंस, अ न्यू क्रिएशन टेक्स प्लेस, है ना। पुरानी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करके नई चीज़ें आ गई और कुछ नहीं हुआ। तो ये भी ऐसा थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ है, लेकिन 100% लाइफ ऐसे आई कि पूरा ख़त्म हो गया फिर आई, तो कैसे पॉसिबल है पूरा ख़त्म होने के बाद। अब आपको पता होगा किसी न किसी चीज़ का बीज कभी ख़त्म नहीं होता, वो रहता ही है ना। ठीक है ना, अगर युग बदलते हैं तो भी बुरे लोग को ख़त्म किया जाता है, अच्छे लोग ही नए युग की शुरुआत करते हैं, ये आपको पता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पेंसपर्मिया। ठीक है ना, कॉस्मिक पेंसपर्मिया का मतलब होता है पोर्स, पोर्स के थ्रू, है ना। पोर्स के थ्रू स्पीसीज आई, कैसे आए? दूसरे प्लैनेट से आए, इनका कहना था। देखते हैं, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय कौन थे? रिचर, रिचर 1865 एंड हेलमोंट हेल्महोल्ट्ज 1884। ठीक है ना, हेल्महोल्ट्ज का कहना था कि प्रोटोप्लाज्म मेथड से स्पीसीज आई, है ना। एक छोटा सा प्रोटोप्लाज्म था, उससे ये बाया स्पोर यहाँ अर्थ पे जंप करके या ट्रांसफ़र होके या जो भी आप टेक्नोलॉजी समझो उस टेक्नोलॉजी से ये लैंड हो गए। इनका कहना है, इन थ्योरी के हिसाब से, कॉस्मिक पेंसपर्मिया थ्योरी के हिसाब से इनका कहना है, दिस थ्योरी सेज दैट लाइफ कम फ्रॉम अदर हेवनली, दूसरे स्वर्ग से, दूसरे प्लैनेट से, heavenly bodies in the form of resistant pores of simple organism in material। एक सुरक्षित आवरण, सुरक्षित कवर, सुरक्षित वातावरण में, प्रोटेक्टिव लेयर में ये क्या हुए? सीधे लैंड कर गए एलियन की तरह। तो उस समय तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी नहीं कि ये लैंड कर सके, आज हम लोग इतना जल्दी जा नहीं पाते, तो उस समय कैसे आए होंगे? ये भी बहुत सेटिस्फाइंग थ्योरी नहीं थी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरी, और थोड़ा बहुत कह सकते हैं फेमस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस। लेकिन इन्होंने जो कहा, इनके कहने का जो तरीका था वो थोड़ा सा गड़बड़ था। देखिए, इनका कहना था, दिस थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय रिचेस वॉन हेलमोंट। इस थ्योरी को दिया किसने था दोस्तों? इस थ्योरी को दिया था, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय रिचेस वॉन हेलमोंट। कब दिया था? 1577 एंड 1644 में दिया। इस थ्योरी के अंदर इनका कहना था कि, अच्छा एक चीज़ और है, ठीक है, इस थ्योरी के अंदर इनका कहना था कि जो लाइफ है ना, इस थ्योरी को हम दो नाम से जानते हैं। दिस थ्योरी इज नोन एज एबायोजेनेसिस या ऑटोबायोजेनेसिस। इसका मतलब होता है, एब का मतलब होता है कि नॉन लिविंग, एबायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग से आई, नॉन लिविंग मैटर से आया। ऑटोबायोजेनेसिस मतलब खुद से, नॉन लिविंग थिंग खुद से एक लाइफ को ओरिजिन की। ये इस थ्योरी के हिसाब से बोला गया। इनमें जो रिचेस और हेलमोल्ट्ज थे, ये एकदम पागलों वाली जैसे बातें करते हैं। इनका कहना क्या था कि देखो, ये लैब में प्रैक्टिकल के लिए, मतलब रिसर्च वगैरह के लिए गए, तो अपना कोट उतार के रख दिया। अब वहाँ कचड़े वगैरह की वजह से चूहे कहीं से आ गए होंगे, तो इनका कहना था कि जो चूहे बने वो मेरे कोट से बन गए। ठीक है, फिर उसके अलावा और इनका कहना था कि अगर भूसे वगैरह में पानी डाल के रख दिया जाए तो उसमें से चूहे बन जाएंगे। उसके अलावा और अगर बात करेंगे तो इनका कहना था कि आटे में अगर पानी डाल के कुछ देर तक रख दिया जाए तो उसमें से एनिमल्स बन जाएंगे, चूहे वगैरह बन जाएंगे। हाँ, तो अजीबो गरीब कंसेप्ट ये दिया करते थे। तो इस वजह से इनको जो है एबायोजेनेसिस थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। इन्होंने बोला कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बोले तो फिर कैसे हुआ? तो उसको प्रूव करने के लिए फिर इसमें 3 साइंटिस्ट आते हैं कि नॉन लिविंग से नहीं आई। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, वो एक्सपेरिमेंट की हम बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, इनकी थ्योरी के हिसाब से इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इट वॉज बिलीव्ड दैट लाइफ कम्स आउट, कम आउट, सॉरी यहाँ रिपीटेड हो गया है, लाइफ केम आउट, यहाँ 2 बार हो गया,
आउट ऑफ डिकेइंग, आउट ऑफ डिकेइंग। इनका कहना था कि जो लाइफ आई वो किससे आई, डेड एंड डेकेइंग, सड़ी गली चीज़ों से आई, है ना, डेड एंड डेकेइंग, रोटेटिंग, दैट्स मीन डेके मैटर से, लाइफ लाइक ग्रास मड, घासेस से आई, जो मड वगैरह हैं, मतलब क्या कहते हैं कीचड़, उससे आई। अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत जो लाइफ ओरिजिन हुए आगे की थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनका कहना सही था, लेकिन इनका कहना था कि अचानक आई। यहाँ स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, अचानक आ गई, आई नॉन लिविंग से ही है, लेकिन इनके हिसाब से नहीं आई। इनका कहना था कि डायरेक्ट आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए और इन्होंने और जो इसके पहले जो जो तरकीब बताया, जैसे मैंने बोला कि आटे से चूहे आना या उनके कोट से माइस का ओरिजिन होना, ये जो थ्योरीज है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं होती, डायरेक्ट पॉसिबल ही नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि स्पीसीज धीरे धीरे इवोल्यूट हुआ है, डायरेक्ट नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि ये जो बोल रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड, जैसे मैंने बोला है, सेटिस्फाइंग नहीं लगता है ना, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस थ्योरी को भी क्या कर दिया गया, इस थ्योरी को भी फेल कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया कि आप जो बोल रहे हैं वो सही नहीं बोल रहे, गलत है। तो इन्होंने बोला आप सही बता दो। तो इसको सही करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं, 3 साइंटिस्ट, लुईस पास्चर, उसके अलावा लुईस पास्चर के सपोर्ट में एक्सपेरिमेंट किया फ्रांसिस्को रेडी और लेजारो स्प्लेंजेनी ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि थ्योरी जो लाइफ आई वो किससे आई, लिविंग से आई, प्री एग्जिस्टिंग लिविंग से आई, ठीक है ना। उसका नाम क्या रखा इन्होंने, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, कि कोई भी लाइफ आई होगी तो पहले लाइफ थी उससे आई होगी। लेकिन ये बाद में प्रूव किया किसने, ओपन हेल्डन ने, कि कोई ना कोई वो लाइफ जो आई होगी किसी न किसी नॉन लिविंग से लाइफ तो आई होगी ना। तो ये केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू इन्होंने प्रूव किया ओपन हेल्डन ने। तो ओपन हेल्डन का थोड़ा मैं बाद में देखता हूँ, उसके पहले मैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस का देख लेता, सॉरी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस का देख लेता हूँ, इसके अंदर क्या बोला इन्होंने। इसके अंदर इन्होंने बोला दोस्तों, इसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोबायोजेनेसिस, या दूसरा क्या है, ऑटोजेनेसिस भी इसको बोल सकते हैं, और दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस। इसके अंदर क्या बोला दोस्तों, इसके अंदर देख लीजिएगा, दिस थ्योरी वॉज गिवन बाय लुईस पास्चर। इसको दिया किसने था, लुईस पास्चर ने। कब दिया था, 1822 से आपका 1895 के आसपास दिया था, इसके बीच में इन्होंने दिया था, काम जो किया इसके बीच में था। इस थ्योरी का नाम इन्होंने क्या रखा, इस थ्योरी का नाम रखा स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। इसका नाम क्यों रखा, क्योंकि इन्होंने जो फ्लास्क वगैरह रखा या जो एक्सपेरिमेंट टूल लिया वो हंस के गर्दन जैसे इन्होंने फ्लास्क लिया था, इसलिए उसका नाम जो रखा था स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या उन्होंने किया। इस थ्योरी के अंदर देख लेते क्या क्या बोला गया। दिस थ्योरी वॉज सेज दैट, इस थ्योरी में क्या कहा गया, लाइफ कम्स ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। लाइफ जो आई मैंने पहले ही बोला, इनका कहना था कि लाइफ जो आई वो पहले किसी न किसी लाइफ से ओरिजिन हो के आई होगी। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान रखना है। दूसरा, he showed that in pre-sterilized flask life did not comes from killed yeast while in other flask open to air new living organism arose from killed yeast। इनका कहना था कि हमने जब 2 फ्लास्क लिया था तो जिस फ्लास्क को ओपन किया था उस फ्लास्क में ही एयर की वजह से माइक्रोब्स ग्रो अप किए, आके एयर के थ्रू आके और ग्रो अप किए उसी फ्लास्क में। जो दूसरा मेरा फ्लास्क था उसमें क्यों नहीं ग्रो अप किए, ये किनका कहना था, ये कहना था आपका लुईस पास्चर का, कि अगर लाइफ नॉन लिविंग से आती तो मैंने जो 2 फ्लास्क लिए थे उन दोनों फ्लास्क में एक ही फ्लास्क में क्यों ग्रो अप किया, दूसरे में भी क्यों ग्रो अप नहीं किया, जबकि सेम कंटेंट सेम मीडियम लिया था, हमने बस फ्लास्क का शेप चेंज किया था, तो क्यों नहीं ग्रो अप किया, करना चाहिए था। तो इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने इनकी थ्योरी तो गलत साबित कर दी कि नॉन लिविंग से लाइफ तो नहीं आएगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही लाइफ आएगी। हाँ ये बात अलग है कि पहली लाइफ किससे आई, ये बात तो नीचे आके ये प्रूव करते हैं। अच्छा, जो बात इन्होंने कही थी तो ये इन्होंने फ्रांसिस्को रेडी और लेजारो ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक मीट के टुकड़े को लेकर के। उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया था, मीट के टुकड़ा को वो हीट कर दिया, नॉन लिविंग हो गया, उसमें फिर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या किया, और इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के थ्रू बात करते दोस्तों। देखिए इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक फ्लास्क लिया था इस तरीके से, और इस फ्लास्क में कंटेंट मीडियम डाल दिया, ठीक है ना, और इस फ्लास्क को इन्होंने खुला छोड़ दिया। एक दूसरा इन्होंने फ्लास्क लिया, जिस फ्लास्क को इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क का थोड़ा शेप चेंज कर दिया, किसने, लुईस पास्चर ने।
इस फ्लास्क का शेप लुईस पास्चर ने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, इस फ्लास्क का थोड़ा शेप जो है इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से। ठीक है, इस फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क में भी सेम कंटेंट रखा, हीट किल्ड करके ईस्ट डाल दिया और इसको उन्होंने हीट किया। क्या किया, इसको इन्होंने हीट, ठीक है, हीट किया, इसको उन्होंने हीट किया। हीट करने के बाद इसको हीट इसलिए किया कि अगर कंटामिनेशन हो, माइक्रोब्स वगैरह हो, किल हो जाए। फिर इसके बाद इन्होंने हीट करने के बाद इसको क्या कर दिया, इसको कुछ देर के बाद एक दिन के लिए खुला छोड़ दिया और खुला छोड़ने के बाद जब दूसरे दिन आए तो दूसरे दिन क्या देखा, इन्होंने हीट जो किया था, हीट करने की वजह से इधर इसके जो एयर पार्टिकल्स थे और शुगर वगैरह तो ये यहाँ जमा हो गए, है ना। और यहाँ पे तो नॉर्मल ट्यूब था तो इसमें जमा नहीं हुए, जो भी वेपर वगैरह बाहर आ गए। तो इसमें जो माइक्रोब्स थे, माइक्रोब्स वो डायरेक्ट ग्रो अप कर गए। माइक्रोब्स क्या कर गए, डायरेक्ट ग्रो अप कर गए। लेकिन इसमें जो माइक्रोब्स ग्रो अप किए वो माइक्रोब्स यहाँ पे ग्रो अप किए। तो इस बात से क्या प्रूफ हुआ, इन्होंने प्रूफ किया कि देखो सेम कंटेंट सेम मीडियम, अगर नॉन लिविंग से लाइफ आनी ही थी तो माइक्रोब्स यहाँ पे क्यों आए, यहाँ पे भी तो आने चाहिए, यहाँ पे आने की बजाय। तो इस बात से ये प्रूव करते हैं कि देखो लाइफ जो थी, लाइफ क्या थी, प्री एग्जिस्टिंग थी। इसका मतलब ये है कि अगर लाइफ आनी ही थी तो आपको जिस तरीके से इस कंटेंट मीडियम में माइक्रोब्स ग्रो अप किया, इसमें भी ग्रो अप करना चाहिए, बजाय कि इसके इस वाले जंक्शन पे। ठीक है ना। अब उनसे पूछा कि लाइफ तो आखिर ग्रो अप की, तो उनका कहना था कि लाइफ अगर यहाँ आई तो यहाँ पे भी आनी चाहिए, क्योंकि सेम कंटेंट हमने लिया था। ठीक है ना, क्या लिया था हमने, सेम कंटेंट लिया था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। किसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी, इस चैम्बर के अंदर, इस उनके एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि जब हमने सेम सोल्यूशन लिया तो लाइफ यहाँ आने की बजाय यहाँ क्यों आई। उनका रीज़न उन्होंने बताया कि जब लाइफ आई तो देखिए उनको न्यूट्रिशन माइक्रोब्स को यहाँ मिल गया, तो उनको यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस वजह से यहाँ लाइफ गई ही नहीं, यहीं ग्रो अप हुई। इसका मतलब पहले से लाइफ कहीं ना कहीं थी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इसको कंफर्म करने के लिए रेडी का और स्प्लेंजेरी का एक्सपेरिमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने एक नॉर्मल ऐसे फ्लास्क लिया, है ना, उसके अंदर मीट का टुकड़ा रख दिया। दूसरा क्या रखा दोस्तों, दूसरा उन्होंने फ्लास्क लिया, इसमें भी मीट का टुकड़ा रख दिया। ठीक है ना, और इसको थोड़ा, एक को कवर कर दिया और एक को बिना कवर के छोड़ दिया, एक को कवर कर दिया, एक को बिना कवर करके। जिसको उन्होंने कवर किया तो कवर वाले में आप देखेंगे कि जब उन्होंने अगले दिन देखा, इसको हीट वगैरह करके प्रॉपर रख दिया, और रखने के बाद इन्होंने जब अगले दिन एक दिन के लिए रख दिया, दूसरे दिन ये लौट के आए तो इन्होंने देखा कि पहले वाले में क्या था, माइक्रोब्स जो खुला था, ओपन था, उसमें माइक्रोब्स ग्रो अप कर गए, जो दूसरा वाला था उसमें ग्रो अप नहीं किए। तो इन्होंने कहा कि देखा, जो इन्होंने लुईस पास्चर ने बोला था वो एकदम सही बोला था कि लाइफ जो आई है ना वो प्री एग्जिस्टिंग से आई, नहीं तो आपका जो कवर वाला था उसमें भी आनी चाहिए थी, ओपन वाले में क्यों आई। ठीक है, तो इस बात से ये प्रूव करते हैं, बल्कि इनके सपोर्ट में बोलते हैं कि जो लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था वो एकदम सही था। एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, कौन सा, मॉडर्न हाइपोथेसिस या ओपेरिन हेल्डेन का। ये एकदम केमिकल इवोल्यूशन पर बेस्ड है, कि मतलब लाइफ आई इनऑर्गेनिक कंपाउंड से आई। पहली बार किसने बताया था, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने बताया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके अंदर इन्होंने क्या बताया था, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ओपेरिन हेल्डेन। ओपेरिन कहाँ के थे, रशियन साइंटिस्ट थे, और जो हेल्डेन थे वो इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इनके हिसाब से इन्होंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द लाइफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव come from pre-existing non-living organic molecules as like DNA, RNA या प्रोटीन and that's formation evolution। ठीक है ना। इनका कहना था कि जो लाइफ आई, नो डाउट इनका कहीं ना कहीं ये स्पॉन्टेनियस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए दिख रहे होंगे आपको, कि ये इन्होंने भी तो कहा था नॉन लिविंग से आई है, जो बात ओपेरिन हेल्डेन कह रहे थे। लेकिन ओपेरिन हेल्डेन और इनमें दोनों क्या डिफरेंस था, इनका कहना था कि अचानक लाइफ आई, और जबकि ओपेरिन हेल्डेन का कहना क्या था कि जो लाइफ आई वो क्या आई तो नॉन लिविंग से, लेकिन धीरे धीरे आई, धीरे धीरे इनमें इवोल्यूशन हुआ, स्लो फॉर्म में इन्होंने चेंज लाया, और इस तरीके से एक नया लाइफ बन गया। पहले नॉन लिविंग थिंग्स से डीएनए आरएनए प्रोटीन बना, फिर प्रोकैरियोटिक सेल, फिर यूकैरियोटिक सेल बन गए। इसको प्रूव करने के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट आपको मिलेगा, जो कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। वो है मिलर एंड यूरेक एक्सपेरिमेंट। वो भी केमिकल इवोल्यूशन पर बेस्ड है, और वो ये बताता है कि लाइफ नॉन लिविंग से कैसे जनरेट हुई। इसको उन्होंने प्रूव करके दिखाया। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा आज के सेशन में। अगला हम बात करेंगे नेक्स्ट मिलर यूरेक एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद।